आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज द थर्ड टॉपिक, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसी को हम कई बुक्स में आपको मिलेगा, फंक्शंस ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के बारे में जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो है स्टडी और रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 4 तरीके का आंसर आपको प्रोवाइड करता है। पहला आंसर जो ये प्रोवाइड करता है आपको, दैट इज कि व्हेन गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में कब हस्तक्षेप करना चाहिए। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा है वो ये अच्छी तरह जानते होंगे। सेकंड, वाई गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेगी। तीसरा, हाउ गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में कैसे हस्तक्षेप करना चाहिए और कितना हस्तक्षेप करना चाहिए। एंड फोर्थ इज व्हाट, यानी कि गवर्नमेंट जब अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेगी तो इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की जब स्टडी करते हैं तो हम इसमें जो है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की स्टडी के अंदर ये ध्यान रखते हैं कि गवर्नमेंट जब अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेगी तो इसका क्या प्रभाव जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आजकल ये नंबर 4 वाला जो काम है ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जो है जिस समय कीन्स का डिफरेंट इकोनॉमिक्स आया था और कीन्स ने ये बात बोली थी तो कीन्स के टाइम पर ये बिल्कुल डिसाइड हो गया था कि जो उसके सोशियो और इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। कि फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है। फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस में 3 फंक्शंस मेनली आते हैं आपके कोर्स में। इसमें पहला फंक्शन मस्ग्रेव ने जो अपनी किताब में बताए हैं थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस में, उसमें पहला फंक्शन आपका आता है एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन का मतलब है आवंटनात्मक कार्य, यानी कि सरकार कौन से आवंटनात्मक कार्य करती है। सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या वितरणात्मक कार्य। तीसरा आता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन या आपका स्थिरात्मक कार्य। अब हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। एलोकेशन फंक्शन में क्या क्या आता है, देखिए ये चार्ट सबको पता है और ये चार्ट हम जब शुरू में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं कि हर अर्थव्यवस्था में रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमेशा हमारे लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो हमारी वांट्स हैं या जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि आज की डेट में हम गवर्नमेंट से सारे काम चाहते हैं। जब हम इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेंस में लेते हैं तो वांट्स के रूप में करते हैं, लेकिन जब हम इसे पब्लिक फाइनेंस के सेंस में लेते हैं तो हम इसे फंक्शंस के रूप में करते हैं। आज हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे सारे काम कर दे। अब गवर्नमेंट के काम केवल वो 3 पुराने नहीं रहे जो एडम स्मिथ ने बनाए थे या क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा करते थे कि गवर्नमेंट को केवल 3 काम करने चाहिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल पीस और तीसरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम। आज हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें फ्री एजुकेशन भी दे, गवर्नमेंट हमें फ्री हेल्थ सर्विसेज भी दे, रोड्स भी बना के दे, फ्लाईओवर भी दे, हमें एरोप्लेन के लिए जो है एयरवेज भी बना करके दे, हमें जो है वो मेट्रो भी दे, इसके बाद पढ़ने के बाद वो हमें एम्प्लॉयमेंट भी दे, अगर हम बूढ़े हो जाए तो हमें पेंशन भी प्रोवाइड करे, अगर हमारी डेथ हो जाए तो हमारी फैमिली को सिक्योरिटी भी दे। एवरीथिंग वी वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास आज फंक्शंस अनलिमिटेड हैं, लेकिन रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड ही है। और रिसोर्सेज के साथ एक और बात पॉसिबल है कि उसके अल्टरनेटिव यूज पॉसिबल है। अल्टरनेटिव यूज का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास जितना पैसा है वो उसे किसी भी काम में लगा सकती है, जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेंस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। जैसे कि आप अगर आपके पास 300 करोड़ रुपए हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी उससे खोल सकते हैं, आप मेट्रो बना सकते हैं, आप किसी जगह पे हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप चाहे तो उसे बर्थडे मनाने में भी अपने खर्च कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे इवेंट ऑर्गेनाइज करने में भी खर्च कर सकते हैं, आप चाहे तो आप उससे मूर्तियां भी लगवा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर डिसीजन लेना होता है। डिसीजन के सेंस में लेना होता है कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ये उसके पास जो अनलिमिटेड काम है, इन दोनों में उसे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए और उसे क्या काम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है इनके बीच में डिसीजन लेती है कि वो अनलिमिटेड कामों के बीच में कौन सा काम प्रायोरिटी पर करेगी और कैसे करेगी। इसके लिए वो एलोकेशन करती है गवर्नमेंट। एलोकेशन में सबसे पहला डिसीजन उसे क्या लेना होता है, सबसे पहला डिसीजन उसे ये लेना होता है कि वो कंजम्पशन फंक्शन को इंक्रीज करे
या फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को इंक्रीज करे। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन में ये फर्क है कि आप अपने पैसे को कंज्यूमर आइटम्स पे खर्च कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट आइटम पे। अगर आप उसे कंज्यूमर आइटम के ऊपर खर्च करते हैं तो आपको अभी तो फायदा मिलेगा, लेकिन भविष्य में उसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे गवर्नमेंट खर्च करती है तो हो सकता है कि इस समय आपका कंजम्पशन लेवल कम हो, लेकिन भविष्य में आने के बाद इन्वेस्टमेंट की वजह से जो प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, उससे इनकम में वृद्धि होगी, उससे जो है लोगों की आमदन में वृद्धि होने से उन्हें बड़ा फायदा इसका मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। अर्थव्यवस्था में दो तरह की गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। पहली बात होती है कि प्राइवेट गुड्स और सोशल गुड्स। तो गवर्नमेंट किस चीज को प्रोड्यूस करे, जो है प्राइवेट गुड को प्रोड्यूस करे या फिर सोशल गुड्स को प्रोड्यूस करे। इसी तरह अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो सोशल गुड्स को प्रोड्यूस करेगी तो कितने अमाउंट में ये सोशल गुड्स जो है वो प्रोड्यूस की जानी चाहिए। क्या बहुत ज्यादा अमाउंट में की जानी चाहिए, कम अमाउंट में की जानी चाहिए, कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करनी चाहिए, नेक्स्ट डिसीजन गवर्नमेंट को ये लेना होता है। इसके बाद जो है गवर्नमेंट जब ये काम कर लेती है तो गवर्नमेंट का नेक्स्ट काम होता है कि वो ये डिसाइड करे कि किस क्वांटिटी में इन सोशल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। मान लीजिए हम ये डिसाइड करते हैं कि हम सड़कें बनाएंगे, तो सड़कें कितनी क्वांटिटी में बनाएंगे, हम एक साल में हम कितनी सड़क बना सकते हैं, ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होगा। इसके बाद जो अगला डिसीजन गवर्नमेंट को लेना होता है वो ये होता है कि पेमेंट पैटर्न जो है कंजम्पशन का वो किस तरीके से डिसाइड होगा। पेमेंट पैटर्न क्या होता है, सपोज गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, वाटर देती है, या फिर वो आपको जो है सीवेज की सुविधा देती है, तो ये सुविधा जो वो आपको प्रदान करती है, तो सुविधा प्रदान करने के लिए उसको जो है वो कितना चार्ज आपसे वसूल करेगी। इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट चार्ज क्या रखेगी, वाटर का वो पर यूनिट चार्ज क्या रखेगी आपके साथ, ये उसे डिसाइड करना होगा। जब वो ये डिसाइड कर लेगी तभी वो आपको ये बता पाएगी कि इसमें फ्री राइडर्स की प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व करेगी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्री राइडर्स की है। सपोज रेलवे चलाती है तो रेलवे में कितना किराया होना चाहिए, किस तरह के डब्बे का किराया कितना होगा, इस पैटर्न को डिसाइड करना भी गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट के लिए इसके पास बेसिकली जो चीज होती है वो होता है बजट। बजट ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट इन सारे फंक्शंस का एलोकेशन करती है, सारे रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है। आपने हर साल का बजट सुना होगा जिसमें गवर्नमेंट बताती है कि इस साल वो क्या क्या काम करेगी और उस काम के लिए वो कितना कितना पैसा हर काम के लिए दे रही है। बजट में गवर्नमेंट के पास दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट होता है टैक्सेस और दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास एक्सपेंडिचर। तो वो अपने टैक्सेस और एक्सपेंडिचर की चीजों को किस तरीके से खर्च करेगी जिससे कि अर्थव्यवस्था में वो जितना काम करना चाहती है तो टोटल एलोकेशन जो होगा रिसोर्सेज को वो किस तरीके से होगा। ये था कि गवर्नमेंट जो है जो रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, गवर्नमेंट का एलोकेशन फंक्शन क्या है और गवर्नमेंट रिसोर्सेज को किस तरीके से अर्थव्यवस्था में एलोकेट करती है। ये है गवर्नमेंट का फर्स्ट काम। अब आता है इसका सेकंड काम। सेकंड काम है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसे हम वितरणात्मक कार्य भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में जब एक बार गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया तो आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इसमें एक और चीज भी आती है कि हम रिसोर्सेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ कैसे शिफ्ट करेंगे। एक बात यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी देशों में मार्केट इकोनॉमी प्रचलित है। मार्केट इकोनॉमी जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर भी होता है, वहां पर जो है इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी क्रिएट होने लगती है या आय और धन में असमानता उत्पन्न हो जाती है। और इस आय और धन में असमानता के बेसिकली तीन कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं। पहली बात तो ये होता है कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट करते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हैं, वेजेस को, रेंट को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को। तो हर आदमी को जो वेजेस मिलती है वो उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मिलती है। आपके अंदर प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो डॉक्टर बहुत सारा कमाता है, सुंदर पिचाई को बहुत सारी तनख्वाह मिलती है, लेकिन गूगल में अगर जो कोई और छोटी पोस्ट पे काम करता है उसको उस हिसाब से तनख्वाह मिलती है। इसी तरह रेंट के केस में आप देख लीजिए, जो रेंटल प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल बीच प्लेस पर होती है, मार्केट प्लेस पर होती है, उसका रेंट बहुत ज्यादा होता है। जो सिटी के थोड़ा आउटसाइड की तरफ होती है उसका रेंट थोड़ा कम होता है।
ठीक यही बात इंटरेस्ट प्रॉफिट पर भी लागू होती है। इसका असर क्या होता है कि जब कुछ लोगों की तनख्वाह काफी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, तो समाज में इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाती है। इनइक्वलिटी किस चीज की? वेल्थ और इनकम की। दूसरा बड़ा रीजन जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर इनकम और वेल्थ की इनइक्वलिटी उत्पन्न होती है, वो है प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली। प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली का मतलब क्या है कि हमारा किसी चीज पे किसी व्यक्ति का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। और जब एकाधिकार स्थापित हो जाता है, तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि एकाधिकारी का मेन पर्पस होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। और इस मैक्सिमम प्रॉफिट को जब वो कमाता है, तो नेचुरली उसके पास मनी का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में फिर से इनकम और वेल्थ जो है वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड हो जाता है। तीसरा रीजन जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में जो है वो इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी आती है, वो है हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है कि बाप ने जो कमाया, अपनी संपत्ति जो है बेटे के नाम कर गया, बेटे ने बेटे के नाम कर दी, अगले ने अगले के नाम कर दी, तो पता चला कि हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती चली जाती है, पूर्वजों की संपत्ति मिलती चली जाती है। कई बार आपने देखा होगा, आपको बड़ा गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है कि कुछ लोग हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं कमाता, बाप की प्रॉपर्टी पे बैठा बैठा खा रहा है, ऐसा भी बोलते हैं। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी चूंकि हमारे सोसाइटी में प्रचलित है कि बाप की संपत्ति बेटे को मिलेगी, बेटे की संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगी, इसकी वजह से भी समाज में इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ होती है। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है और जो मार्केट इकोनॉमी होती है, उसका सबसे बड़ा रोल ये होता है कि इसमें रिच आदमी रिच होता चला जाता है और पुअर आदमी जो है वो और ज्यादा पुअर होता चला जाता है। ऐसे में केवल हमारे पास दो ही उम्मीदें बच जाती हैं अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप ना करे और अगर हम पूरी इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी के हवाले छोड़ दें। तो दो होप कौन सी बचती है? प्राइवेट चैरिटी। या तो हम क्या सोचेंगे कि भैया जो धनवान आदमी है वो अपनी चैरिटी कर दे, दान कर दे पैसा, जैसे कि पुराने जमाने में धन्ना सेठ किया करते थे। तो अगर ये दान कर दे अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी, तो वो गरीबों को मिल सकती है। दूसरा तरीका ये है कि ये फिलैंथ्रोपी कर दे। फिलैंथ्रोपी का क्या मतलब होता है कि ये जो है अपनी संपत्ति को जो है वो कुछ अच्छे कामों में सोसाइटी के, ताकि दूसरों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठ सके, उस काम में लगा दे। तो अगर वो ये करता है तो भी ये पॉसिबल है कि वो जो है समाज में थोड़ी सी इनकम और संपत्ति की असमानता जो है कम हो सके। पर प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। हर आदमी सोचता है मैंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, मैं क्यों किसी को दूं, मैं तो नहीं दे रहा किसी को। तो ऐसे केस में क्या होता है कि समाज में इनकम और वेल्थ की इक्वालिटी बढ़ती चली जाती है। ऐसे केस में फिर गवर्नमेंट को आना पड़ता है और गवर्नमेंट को अपने फिस्कल टूल्स को अपनाना पड़ता है इस डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो किस तरीके से करती है? इसके बहुत सारे मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। पहला, सबसे पहले वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? जिसमें कि प्रगतिशील कर भी इसको हम कहते हैं, जिसमें कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती चली जाती है तो उसके ऊपर टैक्स की मात्रा बढ़ा दी जाती है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके ऊपर टैक्स ज्यादा लगेगा, आपसे इनकम का कुछ पार्ट जो है वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ले लेगी और उसे गरीबों के ऊपर खर्च कर देगी। तो पहला तरीका जिसके थ्रू गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करती है वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि सब्सिडाइज और फ्री पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना। जो गरीब लोग हैं या जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनको गवर्नमेंट या तो सब्सिडाइज या फ्री पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि मकान देना, फ्री शिक्षा देना या सब्सिडाइज एजुकेशन देना, फ्री हेल्थ केयर देना या सब्सिडाइज हेल्थ केयर देना। तो ये सारे काम वो है जिससे कि लो इनकम ग्रुप को फायदा होता है और गरीबों को फायदा होता है। तीसरा तरीका जो गवर्नमेंट अपनाती है जिससे कि थोड़ी सी इनकम जो है वो गरीब लोगों की बढ़ सके, वो है कि अमीर लोग जिन जिन चीजों का प्रयोग करते हैं उन आर्टिकल के ऊपर वो हाई अमाउंट में टैक्स लगा देती है। अब अमीर लोग कौन सी चीजों का ज्यादा यूज करते हैं? जैसे कि लग्जरी कार हो गई, जैसे कि आपकी लग्जरी कार में कौन सी आई, BMW आ गई, मर्सिडीज आ गई। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके ऊपर 100% कस्टम ड्यूटी। तो उससे क्या होगा कि इतना पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। जब इतना पैसा आ जाएगा तो गवर्नमेंट उसे गरीब लोगों के ऊपर खर्च कर देगी। जो अमीरों के यूज की चीजें हैं, AC है, इसी तरह विलास क्या होते हैं कि हाउसिंग में जो बहुत कॉस्टली हाउसेज होते हैं, विलास बने हुए होते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट
अमीर तबके के लोग जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर हाई अमाउंट में टैक्स लगा करके उनसे पैसा वसूल लेती है और इसे गरीबों पर खर्च कर देती है। चौथा तरीका ये है कि जिन चीजों का इस्तेमाल लो इनकम ग्रुप के लोग करते हैं, गरीब लोग जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट उनको न केवल टैक्स फ्री करती है बल्कि उन पर सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज कैसे? जैसे कि आपने देखा एलपीजी का सिलेंडर, आम आदमी को वो सब्सिडी के साथ मिलता है, उतने कॉस्ट में नहीं मिलता जिसकी इसकी एक्चुअल कॉस्ट है। लेकिन अमीर आदमी, जैसे कि गवर्नमेंट ने इस समय रूल बनाया हुआ है कि अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आपको एलपीजी सिलेंडर के ऊपर कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है अगर आपकी इनकम 10 लाख से कम है तो आपको एलपीजी सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह राशन गुड्स, इस समय गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई हुई है, चूंकि कोरोना महामारी चल रही है, कि नवंबर तक जो है सभी राशन कार्ड धारियों को जो है वो राशन मुफ्त मिलेगा, जिसमें कि उन्हें 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलेगी। तो ये क्या कर रही है गवर्नमेंट? सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है लो इनकम पीपल को, क्योंकि इस समय सभी को पता है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारा माइग्रेंट लेबर है जो कि गांव में जा चुका है अपनी नौकरियां छोड़ करके, क्योंकि वो गांव में जा चुका है अपनी नौकरियां छोड़ करके। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जो है फिर यही करती है कि उन लोगों के लिए गवर्नमेंट इस तरह की सुविधाएं प्रदान करती है जिससे कि वो ये काम कर सके। नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है कि गवर्नमेंट स्पेशल क्लास ऑफ पीपल जो होता है सोसाइटी के लिए, जिनके लिए कल मैं मैरिड गुड्स की बात कर रही थी, उनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम्स लेके आती है ताकि समाज के उस तबके को विशेष रूप से फायदा हो सके। अब ये पर्टिकुलर क्लास कैसे होती है? जैसे कि ओल्ड एज के लोगों को पेंशन देना, 60 साल के ऊपर के लोगों को पेंशन देना, विडोज को पेंशन देना, जो लोग डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं या किसी तरह से जो है डेस्टिट्यूट हैं, उनके लिए घर प्रोवाइड करना फ्री में, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोवाइड करना, इसी तरह पुअर रिलीफ मेजर, गरीब लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स प्रोवाइड करना, आप लोगों को फ्री एजुकेशन देना, आप लोगों को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी देना, ये सारे काम वो हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है अर्थव्यवस्था में या समाज में डिस्पैरिटी को कम करने की कोशिश करती है और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की कोशिश करती है। तो इस तरीके से समाज में जो मार्केट इकोनॉमी की वजह से इनकम और वेल्थ का जो एक तरीका है, इनकम और वेल्थ में जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से रिच और ज्यादा रिच हो जाते हैं और एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है, तो गवर्नमेंट अपने फिस्कल टूल्स की सहायता से इस डिस्पैरिटी को कम करने का काम करती है। और आजकल गवर्नमेंट का ये काम सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए, पुराने जमाने वाले काम आज गवर्नमेंट के खत्म हो चुके हैं। आज कहीं से भी हम ये नहीं मानते कि गवर्नमेंट का काम जो है वो केवल 3 काम है, बल्कि आज हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का काम जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना है, इकोनॉमी में हस्तक्षेप करना है या उसको स्टेबलाइज करना है। तो अब मैंने आपको 2 काम पढ़ा दिए। पहला था एलोकेटिव फंक्शन की, अर्थव्यवस्था में जितने भी रिसोर्सेस हैं गवर्नमेंट उनको किस तरीके से एलोकेट करेगी जिससे कि इकोनॉमी का ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो और वेलफेयर हो। तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो आता है वो आता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। इसे हम स्थिरात्मक कार्य भी कहते हैं। स्टेबलाइजेशन फंक्शन का क्या मतलब होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्थव्यवस्था में जो है इकोनॉमी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। अर्थव्यवस्था कभी भी इस बैलेंस की हालत में नहीं होती है, या तो उसमें डिप्रेशन आएगा या उसमें इन्फ्लेशन आएगा। अब डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन वो स्टेज होती है जिसमें कि लोगों के इनकम और एम्प्लॉयमेंट गिर रहे होते हैं, लोगों का रोजगार जा रहा होता है, क्योंकि उनका रोजगार चला जाता है या पार्शली छिन जाता है तो उनकी इनकम कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था जो है डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। जैसे कि इस समय आप देखिए, इस समय कोरोना महामारी चल रही है, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत सारे लोग जिनका रोजगार अभी गया भी नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने मैक्सिमम केसेस में तनख्वाहों को आधा कर दिया है। लोगों के सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहले जिनकी तनख्वाह डबल थी या तो आधी हो गई या बिल्कुल बंद हो गई। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, दूसरा इनकम उनका लेवल कम हो गया, तो अर्थव्यवस्था डिप्रेशन की तरफ जा रही है। आप पिछले 5 महीने से अगर इकोनॉमी की ग्रोथ उठा करके देखेंगे अपनी, तो पहले ये नेगेटिव में जा रही थी, अभी भी ये पॉजिटिव में नहीं आई है। लेकिन इससे कोरोना महामारी से पहले अगर आप देखेंगे तो हम लोग 5, 6, 7% की ग्रोथ के साथ बढ़ रहे थे। तो अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में जाती है। अगर अर्थव्यवस्था डिप्रेशन की तरफ जाती है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए?
अगर अर्थव्यवस्था डिप्रेशन की तरफ जाती है तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अपनाती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विस्तारवादी नीतियां। विस्तारवादी नीतियां क्या होती है, चूंकि अब लोगों के पास पैसा नहीं है, चूंकि अब लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो अर्थव्यवस्था में रोजगार लाने के लिए गवर्नमेंट को जो कीज कहते हैं कि आपको पैसा अर्थव्यवस्था में डालना। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है गवर्नमेंट जो है, और दूसरी तरफ जो है वो टैक्सेस को रिड्यूस करती है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को कैसे इंक्रीज करेगी, जैसे कि इस समय गवर्नमेंट कह रही है कि हम नवंबर तक जो है सबको फ्री राशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो पुअर लोग हैं एटलीस्ट वो भूख से कोई ना मरे। कोरोना से तो सब लोग को प्रॉब्लम हो ही रही है, इनकम भी चली गई है, एम्प्लॉयमेंट भी चला गया है, लेकिन एटलीस्ट भूख से कोई नहीं मरना चाहिए। तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्रीज करती है। न केवल इसमें, बल्कि गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि किसानों के खाते में जो है 1000-1000 रुपए डाले जा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हम 130 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट लाएंगे रोड्स का, और रोड्स प्रोवाइड करेंगे और रोड्स बनाएंगे। तो ऐसे में आप ये समझिए कि जो है गवर्नमेंट अपनी विस्तारवादी पॉलिसी के थ्रू ये सारा काम करती है और अर्थव्यवस्था को डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करती है। तो इस समय हमारी गवर्नमेंट की जो सारी कोशिश है वो पहली बात है कि अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में नहीं जानी चाहिए, और अगर जाती है तो उसे जाने से रोकने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो अर्थव्यवस्था में मैंने बोला कि दो ही परिस्थितियां मेन होती हैं, या तो डिप्रेशन आएगा या फिर इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन वो स्थिति होती है जबकि ज्यादा मुद्रा जो है वो थोड़ी चीजों का पीछा करती है, तो जिसकी वजह से चीजों के जो रेट्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति आ जाती है और चीजों के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में जब इन्फ्लेशन आता है और लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट फिर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज को अपनाती है। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज क्या होती है, इन्हें हम प्रतिबंधात्मक नीतियां कहते हैं। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में गवर्नमेंट दो काम करती है। पहला तो अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस करती है। अब गवर्नमेंट का जितना भी जो है सार्वजनिक व्यय होता है उसको रिड्यूस करेगी। इसमें सबसे पहले वो फिजूल खर्ची पे रोक लगाएगी, फिर फालतू के खर्च पे रोक लगाएगी और एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी। दूसरा, टैक्सेस में बढ़ोतरी करेगी, और टैक्सेस में बढ़ोतरी करके लोगों के हाथ में जो एक्स्ट्रा पैसा पहुंच गया है, इस एक्स्ट्रा पैसे को वो अपने हाथ में खींच लेती है। तो इस तरह जो है गवर्नमेंट के बेसिकली 3 काम बताए गए हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। सबसे पहला काम जो होता है वो होता है एलोकेशन फंक्शन। दूसरा काम जो होता है वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और तीसरा काम जो होता है वो होता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तीनों ही काम मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। टॉपिक बड़ा होने की वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। एलोकेशन फंक्शन में गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। रिसोर्सेज को वो किस तरीके से एलोकेट करेगी, बजट के माध्यम से। बजट के माध्यम से वो इनको एलोकेट करती है। दूसरा काम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, यानी कि वितरणात्मक कार्य होता है। वितरणात्मक कार्य के अंतर्गत जिसमें कि वो जो है इनको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करती है और समाज में जो है इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को कम करने का काम करती है। तीसरा काम जो होता है वो स्टेबलाइजेशन फंक्शन होता है, यानी कि स्थिरीकरण का कार्य होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है अर्थव्यवस्था में स्थिरीकरण लाने की कोशिश करती है कि अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज कैसे बनाया जाए और स्थिर कैसे बनाया जाए।